हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल एम एंड अचीवर पर। आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। ठीक, और हमारा उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सभी दोस्तों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम जिस विषय को लेकर आए हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही एक मनचाहा टॉपिक है। टॉपिक हम लोग बात करें इस परिप्रेक्ष्य से, जो इस व्यक्ति जो किसी एग्जाम के पाठ्यक्रम को जो व्यक्ति नहीं समझ पाता वो किसी चीज को नहीं समझ पाएगा। तो अगर हम कोई भी चीज पढ़ना, किसी चीज की तैयारी करते हैं, अगर हम किसी के पाठ्यक्रम सिलेबस को और समझ लेते हैं तो क्या होता है, हम लोगों ने उस विषय का, उस एग्जाम के 50% तैयारी कंप्लीट हो चुकी होती है। तो पहला चीज हमारा क्या है कि उससे क्या पता चलता है। देखिए, पाठ्यक्रम से क्या पता चलता है कि पाठ्यक्रम पढ़ने से एहसास होते रहता है कि क्या चीजें पढ़नी है और क्या चीजें छोड़नी है। ठीक, पहला चीज है कि जो हम जिस चीज का एग्जाम तैयारी करते हैं, यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, इसका जो सिलेबस बहुत बड़ा ब्रॉड है। ठीक, तो पहला चीज है जितना हम लोग को इस बात पर ध्यान देना है क्या चीजें पढ़ना है, उससे अधिक ये ध्यान देना है कि हमें क्या चीजें छोड़नी है। तो उस चीज को, उस स्टाइल को लेकर चलने के लिए सबसे पहला, उस शैली को लेकर चलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस सिलेबस, उस पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। हमारा उम्मीद है कि आप सभी को एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी नहीं देनी होगी, क्योंकि एग्जाम पैटर्न के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो आप सभी लोग हमारे पिछले वाले लेक्चर कोई हमारे वीडियो देखिए, बहुत सारे लेक्चर पढ़े हुए हैं जो कि एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी दी गई है। लेकिन आज हम जो ऑप्शनल के लेकर आए हुए हैं, ऑप्शनल आप लोग पता ही होगा कि ऑप्शनल क्या होते हैं। ऑप्शन यूपीएससी में ऑप्शनल होने के साथ उसमें पेपर 2 होते हैं। ठीक, वैकल्पिक विषय में क्या होते हैं, पेपर 2 होते हैं। एक पेपर 1 कहलाता है, एक पेपर 2 कहलाता है। ठीक, लेकिन देखा जाए कि अगर पेपर 1 और पेपर 2, तो पाठ्यक्रम में जो पेपर 1 और पेपर 2 है उसके सिलेबस, जो उसके पाठ्यक्रम जो है वो सभी अलग अलग होंगे। आज आप लोगों ने देखा कि हिंदी साहित्य की फर्स्ट लेक्चर डाला गया था, उस क्लास को, एक फर्स्ट क्लास थी हमारी, फर्स्ट लेक्चर थी, जो कि आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से प्रोत्साहन दिया और हमको एक अच्छे से एक अगला लेक्चर बनाने की अंदर से मोटिवेशन मिला। ठीक, अभी हमारा ऑप्शनल क्लास जो है, जो हम हिंदी साहित्य के लिए आप सभी को पढ़ा रहे हैं, ये हमारी फर्स्ट क्लास है। अभी हम कहीं भी अभी हिंदी साहित्य पढ़ाई नहीं हुए हैं। ठीक, अगर हमसे कहीं हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए तो कमेंट बॉक्स में कृपया कमेंट में बताइए कहाँ मिस्टेक हो रही है। ठीक, और उसे कृपया सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। हम और आप मिलकर एक अच्छे से अपना पथ बनाएंगे। ठीक, तो पहले हम देखते हैं हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम। जिस तरीके से हमने बताया कि पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं, तो पहले हम पेपर 1 में देखेंगे कौन कौन से पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो पहला है कि प्रश्न पत्र 1, पेपर 1। तो पेपर 1 के अंतर्गत पता होगा कि अगर कोई भी चीजें पढ़नी हो तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, कोई भी चीज, किसी चीज के सिलेबस पढ़ना हो तो ऐसा नहीं ना, किसी स्टार्ट होती है उसकी नींव रखी जाती है। उसी तरीके से पेपर 1 में नींव रखी गई है। पेपर 1 में रखी गई है, पहला हिंदी भाषा, खंड कम रखा गया है, हिंदी भाषा और नगरीय लिपि का इतिहास। मतलब जो हमारी हिंदी भाषा है, क्या हम पता है ना आप लोगों को, ऑप्शनल हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं। ठीक, तो हमारा हिंदी भाषा जो है और नगरीय लिपि है, उसका इतिहास कैसा रहा है, उसका विकास कैसा रहा है, वो कैसे कैसे विकास होगा, हिंदी में परिवर्तित हो गई। तो ठीक है, वो सभी चीजें देखेंगे। क्या क्या रहेगा, टॉपिक नंबर 1 में रहेगा अपभ्रंश, अवहट और प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक तथा अनुप्रिक स्वरूप। ठीक, और दूसरा पॉइंट में मध्यकाल में ब्रज और अवधि का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। मतलब कि अगर देखा जाए कि हम इन सभी जितने भी टॉपिक बोल रहे हैं, इन सभी को हम विस्तारित रूप से चर्चा किया जाएगा। ठीक, और तीसरा पॉइंट में रहेगा सिद्ध एवं नाथ साहित्य, खुसरो, संत साहित्य, रहीम आदि कवियों और दक्षिणी हिंदी, ठीक है, दक्षिण की हिंदी, ठीक, में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप। मतलब दक्षिणी हिंदी में जो खड़ी बोली है उसके हम लोग प्रारंभिक स्वरूप को देखा जाएगा। ठीक, उसके पॉइंट नंबर 4 में, टॉपिक नंबर 4 में क्या देंगे, 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली और नगरीय लिपि का विकास। ठीक, और टॉपिक नंबर 5 में हिंदी भाषा और नगरीय लिपि का मानकीकरण। ठीक, अब देखिए क्या होता है, आप लोग पता ही होगा कि भारत क्या था,
किसी ब्रिटेन का उपनिवेश था। ठीक, 1947 में आजादी मिली थी, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के समय मतलब के दौरान, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास, मतलब कि राष्ट्रभाषा के रूप में हम हिंदी को किस तरीके से विकास कर पाए जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रही थी। ठीक, टॉपिक नंबर 7 में देखेंगे भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। भारतीय संघ है जो भारत के एक राज्य के रूप में, भारतीय यूनियन के रूप में, संघ के रूप में किस तरीके से हिंदी का विकास किया गया, ठीक, और अपनाया गया। हिंदी भाषा का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास। ठीक, हिंदी के प्रमुख बोलियां और उनका परस्पर संबंध, जो हिंदी में बोलियां हैं और उनके बीच के संबंध जो है, क्या क्या संबंध है, उन सभी चीजों को देखेंगे। और साथ ही नगरीय लिपि के प्रमुख विशेषताएं और उसके सुधार के प्रयास, मानक हिंदी का स्वरूप। ठीक, और लास्ट पॉइंट रहेगा हम लोग का मानक हिंदी के व्याकरणिक संरचना। जो मानक हिंदी होते हैं उसके व्याकरणिक संरचना, जो ग्रामेटिकल संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, वो कैसी होती है। ठीक, अब देखिए खंड ख में क्या पढ़ेंगे, ये रहा ग्रामेटिकल जो प्रोसेस है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, हम लोग खंड ख के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। क्या है? ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। ठीक, और उसके इतिहास के अंतर्गत कि हिंदी का इतिहास कैसा रहा, उसकी कैसे विकास हुई, दक्षिणी हिंदी क्या है, और उसके साथ साथ कौन सी बोलियां हैं, किसको, किस भाषा को, किस बोली को व्याकरणिक आधार पर भाषा माना गया है और किसको भाषा नहीं माना गया, भाषा का दर्जा दी गई है, और साथ ही हिंदी का विकास किस तरीके से हुआ। ठीक, अगला खंड आता है ख। खंड ख में हम लोग देखना है हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य जो कि हम लोग पहले क्या होता है, देखिए पहले जो भी कोई भाषा होगा तो उसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को देखें। अब क्या होता है, हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ने से पहले क्या होता है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हिंदी साहित्य के जब इतिहास की चर्चा होती है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को क्या किया जाता है, 7 तोपों की सलामी दी जाती है। ठीक, 7 तोपों नहीं, 21 तोपों की सलामी दी जाती है, सॉरी। क्यों? क्योंकि सबसे मतलब उनको बारे में हम पढ़ाई करेंगे, अध्ययन करेंगे तो पहले सलामी क्यों दी जाती है। ठीक, देखिए हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, मतलब कि हिंदी साहित्य की जो प्रासंगिकता है क्या आज बरकरार है तथा महत्व उनके हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य की जो इतिहास लेखन है उसकी परंपरा कहां से शुरुआत होती है। ठीक, और पॉइंट नंबर 2 में हिंदी साहित्य के इतिहास के निम्नलिखित 4 कालों में साहित्यिक प्रवृत्तियां। आप लोग पता ही होगा हिंदी साहित्य के इतिहास जो है उसे 4 काल में विभक्त किया गया है। उसकी प्रवृत्तियां कौन कौन सी है, देखिए आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, ठीक, और आधुनिक काल। ठीक, अब इसके टाइमलाइन हम लोग देखेंगे, जब क्लास करेंगे तो विस्तार रूप से पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, और उसी चीज को अभी चर्चा कर लेंगे तो क्या होगा, सिलेबस की जो हमारा लेक्चर है बहुत बड़ा हो जाएगा और पता नहीं चला क्या क्लास चल रही है कि सिलेबस के बारे में चर्चा की जा रही है। ठीक, आदिकाल के अंतर्गत क्या आते हैं, सीधनाथ और रासो साहित्य। ठीक, और इसके अंदर कवि आते हैं चंद्रबरदाई, ठीक, खुसरो, हेमचंद्र, विद्यापति। ठीक, खुसरो वही है जो कि एक उनके साथ एक कविता है, काहे को ब्याहे परदेश सुन बाबुल मोरे, भैया को दी है महला 2 महला, हमको दी है परदेश सुन बाबुल मोरे, मैं तो तेरी खूटे की गैया, हाकी हूँ की घर जाऊं सुन बाबुल मोरे। वही खुसरो हैं जो कि इसके बाद उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ऐसे व्यक्ति हैं जिस फील्ड में गए उस फील्ड में कमाल कर दिए हैं, जैसे कि ठेठ भाषा में कहा है खूंटा गाड़ कर रख दिए, जिस फील्ड में गए हुए हैं। ठीक, अब वही उसी तरीके से और उनके काव्य पढ़ेंगे, उनकी रचनाएं पढ़ी जाएगी, उनके द्वारा जो लिखी गई हर चीजें पढ़ी जाएंगी। ठीक, और साथ ही ख में क्या, भक्ति काल में संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा और कृष्ण राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा और राम की भक्ति धारा। पता है कृष्ण भक्ति धारा जैसे कि सूरदास को, जैसे तुलसीदास, उन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक, अब रीति काल में पढ़ेंगे रीति काव्य, रीतिबद्ध काव्य। ठीक, रीति काव्य पढ़ा जाएगा, रीतिबद्ध काव्य पढ़ा जाएगा, रीति मुक्त काव्य पढ़ा जाएगा। इसके अंतर्गत केशव आते हैं, बिहारी आते हैं, पद्माकर आते हैं, घनानंद आते हैं। वही बिहारी जो कहते हैं कहत नटत रिझत खिजत खिलत मिलत लजियात, भरे भवन में करत था नैनन ही सो बात। उन्हीं बिहारी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं जो कि रीति काल के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक रहे हैं। उसी बार आधुनिक काल में नव जागरण काल। ठीक,
तो नवजागरण काल में हम लोग जानेंगे नवजागरण किसे कहते हैं, पुनर्जागरण क्या होता है, इन सभी शब्दों के बारे में अंतर समझेंगे। और साथ ही गद्य का विकास, भारतेंदु मंडल, भारतेंदु मंडल में प्रमुख लेखक थे भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। ठीक, और भारतेंदु मंडल क्या था, उसका कार्य क्या थे, वो सभी चीजों को हम लोग देखा जाएगा। ठीक, और आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां जैसे छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, समकालीन कविता और जनवादी कविता। उसमें कवि आते हैं मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, दिनकर, अगय, मुक्तिबोध, नागार्जुन। नागार्जुन वही सदियों की ठंडी बूझिरा सुख भोगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पर निठलाती है। तो वहीं घर घर नाद सुनो समय की सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ठीक, वही नागार्जुन है। ठीक है, इंदु जी क्या हुआ आपको, वही नागार्जुन जो कि एक ऐसे कवि जो कि पूरी सरकार को अकेले हिला डाले। ठीक, अब तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे कथा साहित्य। कथा साहित्य के अंतर्गत हम लोग देखा जाएगा। ठीक, कथा साहित्य में पढ़ा जाएगा उपन्यास, यथार्थवाद, ये सभी चीजें देखेंगे। ठीक है, इसे पहले लिख लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। अभी प्रश्न पत्र में भी और कुछ चीजें लिखनी है अभी हम लोगों को, इसे लिख लीजिए पहले। आगे देखिएगा, तो आगे देखेंगे पाएंगे कि कथा साहित्य के अंतर्गत, ठीक, कथा साहित्य देख लिए हम लोग, जैसे कि आधुनिक कवि आधुनिक कवि में आते हैं मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, दिनकर, अगय, मुक्तिबोध, नागार्जुन। ठीक, अभी आप लोग बताइए कि अगय का पूरा नाम क्या है। ठीक, बताइए कमेंट बॉक्स में। अभी थोड़ा काम करो, हम थोड़ा देखते हैं। हम अगय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगय। क्या नाम है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगय। अब देखिए क्या है कि कहीं एग्जाम में पूछा जाता है कि अगय का पूरा नाम क्या है। ठीक, आप लोग कभी किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो उसमें हो सकता है पूछ ले। ठीक, नहीं तो कहीं बीए हुए के जब एग्जाम होते हैं फाइनल, चाहे कोई भी सेमेस्टर एग्जाम, तो उसमें पूछा जाता है। ठीक, अब देखा जाए कि अगर हम लोग बात करें कथा साहित्य की, तो कथा साहित्य की बात करते हैं तो कथा साहित्य के अंतर्गत आता है उपन्यास और यथार्थवाद। यथार्थवाद कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो समाज का हकीकत है उसे रूबरू कराना। एक क्या होता है आदर्शवाद और एक होता है यथार्थवाद। जब हम क्या पढ़ेंगे, जब हम कहानी की क्लास लेंगे, क्लास के अगले लेक्चर हो सकता है कि जब सिलेबस के बारे में पढ़ा कर अच्छी तरह से पेपर 1 पेपर 2 के बारे में बताकर जब हम उसमें बताएंगे यथार्थवाद क्या होता है, आदर्शवाद क्या होता है, काव्य और कहानी में क्या अंतर होते हैं, उसी के आधार पर। जैसे कि यथार्थवाद जो समाज का हकीकत है उससे रूबरू कराना। ठीक, तो और दूसरा पॉइंट हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास। जो हिंदी का उपन्यास है, जो कि इसका उद्भव कब हुआ और इसका विकास कब हुआ। ठीक, और इसकी हिंदी का पहला उपन्यास कब लिखा गया था और किसके द्वारा लिखा गया था और किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना जाएगा। ठीक, इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक, और उसी में प्रमुख उपन्यासकार हैं प्रेमचंद को पढ़ेंगे हम लोग, जैनेन्द्र को पढ़ेंगे, यशपाल पढ़ेंगे, फणीश्वरनाथ रेणु को पढ़ेंगे और साथ ही भीष्म साहनी जी को पढ़ेंगे। ठीक, और उसके बाद है हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। वही हिंदी कहानी का कब उद्भव और कब विकास हुआ था, इन सभी चीजों को पढ़ेंगे। और उसके बाद हिंदी कहानीकार में आते हैं प्रेमचंद आते हैं, जयशंकर प्रसाद आते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगय। ठीक, अगय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगय। ठीक है, अभी आप लोग से प्रश्न भी पूछा था कि अगय का पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगय। ठीक, अब उसके बाद मोहन राय जी को पढ़ेंगे और साथ ही कृष्ण सोबती। ठीक, अब अगला आता है कि जब हम उपन्यास पढ़ेंगे, कहानी पढ़ लेंगे, अब उसका अगला पॉइंट आएगा नाटक और रंगमंच। नाटक और रंगमंच का विकास कैसे हुआ, उसी तरह से उद्भव कैसे हुआ, और साथ ही प्रमुख नाटककार में आते हैं भारतेंदु आते हैं, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र ठाकुर माथुर, राम कुमार वर्मा। ठीक, अगला आता है कि हिंदी रंगमंच का विकास। ये तो नाटककार हैं और हिंदी का जो रंगमंच है उसका विकास कैसे हुआ, कैसे उद्भव हुआ। ठीक, और साथ ही
अब इन सभी चीजों को पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे आलोचनाकर्ता को, कि हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास कैसे हुआ, सैद्धांतिक आलोचना क्या है और कौन आलोचनाकार है, व्यवहारिक प्रगतिवादी और मनोविश्लेषणवादी आलोचना, और नई समीक्षा मतलब नई नजरिए से की गई समीक्षा, मतलब नई समीक्षा को देखेंगे। इसमें प्रमुख आलोचक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जब भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम है उसे 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। क्यों? इसके लिए जब हम पढ़ेंगे तो उसका पूर्ण से ध्यान जब दिया जाएगा उसे आप लोग खुद एहसास हो जाएगा क्यों दिया जाता है। ठीक, आप लोग को जब पढ़िएगा तो आपको लगे ऐसा कि न अच्छे कहानीकार हैं न अच्छे कवि हैं, आखिर इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की इतनी बड़ी उपाधि क्यों दी गई है। ठीक, उसके बाद देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और नगेंद्र। ठीक, वहीं हिंदी गद्य साहित्य की अन्य विधाएं, जब हिंदी गद्य साहित्य की उसमें कौन कौन सी विधाएं आती हैं, तो ललित निबंध देखा जाएगा, रेखा चित्र, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत। ठीक, ये हुआ हमारा पेपर 1। क्या होता है हमारा ये पेपर वन का सिलेबस। ठीक, पेपर 1 का पाठ्यक्रम। ठीक, ये टोटल जो हम लोग देखा अभी जितने भी सब चीज देखें, एक क्या था, पेपर 1 का पाठ्यक्रम था। अब हम लोग आगे देखेंगे पेपर 2 का। पहले इसे लिख लीजिए। ठीक, पहले लिख चुके थे आप लोग, इसे पीछे का ही है। ठीक है, इसे मिटा देते हैं, इसके बाद वहां से स्टार्ट कीजिएगा फिर यहां तक। ठीक, अब देखिए तो लिख लिए। अब क्या होता है कि जब हम लोग ने देखा कि पेपर 1 देखे, अब पेपर 2 की ओर जाएंगे। ठीक, अब पेपर 2 की ओर जाने के बाद क्या करेंगे कि आप लोग जब दोनों पेपर 1 पेपर 2 के सिलेबस देखने के बाद देखिएगा कि हम लोग वैसे नहीं पढ़ेंगे कि जैसे कि अब हम पढ़ेंगे ग्रामर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि भाषा क्या होती है, उस सब चीजों को नहीं ध्यान देंगे। अब हम लोग देखेंगे कि पेपर 1 पेपर 2 को मिक्स कर पढ़ेंगे और आप लोगों को साथ ही चलना पर टॉपिक बाई टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक को इसलिए हम लिखवा दे रहे हैं कि आप लोगों को लगे कि हम जब उसमें पढ़ाए आप लोग इसे कॉपी पर लिख लिया कीजिएगा। ठीक, जब वो भी लगे टॉपिक पूरा होगा, जैसे कि हम पढ़ेंगे उपन्यास, तो उपन्यास जब टॉपिक पूरा होगा पेपर 1 का है। ठीक, तो पेपर 1 का उपन्यास खत्म तो आप कंप्लीट हो गया। नाटक पढ़ नाटक कंप्लीट, कहानी पढ़ते कहानी कंप्लीट। ठीक, अगर वही निबंध पढ़ते निबंध कंप्लीट, वही आलोचना पढ़े, समीक्षा पढ़े, जो भी हो आलोचक पढ़े, ये सब चीजों को ध्यान में रखकर पढ़ा जाएगा। ठीक, टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ेंगे और पेपर 1 और पेपर 2 को मिक्स कर पढ़ेंगे। ठीक, तो ये हुआ पेपर 1। अब हम लोग देखेंगे पेपर 2। तो आज इसे देखिए, पहले पेपर 1 को लेक्चर का जो पेपर 1 सिलेबस है इसे समझ लीजिए और तुरंत ही क्या होगा, अगला लेक्चर पेपर 2 के सिलेबस के बेसिस पर आएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।